नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उदयपुर की जो नृशंस घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, उसके बाद से एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि सांप्रदायिक घटनाएं देश में क्यों बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे चिंतक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, रणनीतिकार और राजनीति के जानकार यह सवाल बार बार बेहद मासूमियत से पूछ रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए, टीवी चैनलों पर या फिर बातचीत में कि आखिरकार लगातार सांप्रदायिकता भारत में बढ़ती क्यों जा रही है। इतनी मासूमियत से पूछा जाने वाले सवाल का जवाब कहीं तो होगा कि आखिरकार क्यों बढ़ती जा रही है सांप्रदायिकता, नफरत के नरक कुंड में क्यों बदलता जा रहा है हमारा भारत, कौन है इसके लाभार्थी। तो दोस्तों, आइए सिलसिलेवार ढंग से इस बात को समझते हैं कि इसके लाभार्थी कौन है। वैसे भी किसी भी तरह की स्टोरी हो, चाहे वह क्राइम की स्टोरी हो या पॉलिटिकल स्टोरी हो या समाज से संबंधित हो या फिर यह सांप्रदायिकता ही क्यों न हो, जब तक कोई लाभार्थी नहीं होता है, लाभ का कोई पक्ष नहीं होता है, वह मुद्दा न बनता है न बढ़ता है। अन्यथा अगर यूं ही कोई मुद्दा बनना होता तो इस देश में हजारों बहुत ज़रूरी सवाल है, जिसमें ज़िंदगी के रोजगार से लेकर रोजी रोटी, दवा, सब कुछ का प्रश्न है जो कभी मुद्दा नहीं बनता है। तो ऐसे में सांप्रदायिकता के लाभार्थियों को अगर आप समझ जाएंगे तो सांप्रदायिकता के बढ़ने के कारणों को भी आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि यह समझना बेहद ज़रूरी है कि वह कौन से लाभार्थी पक्ष हैं जिनका कि नफरत बढ़ाने से, बंटवारा करने से, आपसी मतभेद बढ़ाने से और समाज में टेंशन पैदा करने से, तनाव पैदा करने से, डर और भय का माहौल पैदा करने से फायदा होता है। जो सबसे बड़ा ऑब्वियस जो पक्ष आपको नज़र आता है, जो आपकी जुबान पर ही होगा मेरे बोलने से पहले, वो ये है नेता। जी हाँ, नेता इस देश का सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा लाभार्थी है। अगर सबसे ज़्यादा किसी को फायदा होता है तो वह नेता को होता है, राजनीतिक दलों को होता है। उससे पार्टियां बनती और बिगड़ती हैं, सरकारें और सत्ताएं बनती और बिगड़ती हैं। सांप्रदायिकता की आड़ में, सांप्रदायिकता के आंच से सत्ताएं कई बार हिल जाती हैं, सरकारें बदल और टूट जाती हैं। इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई फायदा लेने वाला लाभार्थी है वह नेता है। लेकिन यह ऑब्वियस है, जिसको आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा नेता जो है वो लाभार्थी है सांप्रदायिकता का, हर पार्टी का नेता। ऐसे में अब जानना यह जरूरी है कि वह और कौन लोग हैं जिनके जरिए नेता सांप्रदायिक बनकर बड़ा बनता है, राष्ट्रीय बनता है, अंतर्राष्ट्रीय बनता है और कहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टियों में से एक है। यह कैसे बनता है, उसको बनाने वाले कौन लोग हैं, तो उसका भी जवाब होगा आपके पास। उसका पहला लाभार्थी, मतलब लाभ के का जो कट है, जैसे कट मिलता है ना, कमीशन मिलता है, वैसे सांप्रदायिकता का जो कमीशन है उसका सबसे बड़ा हिस्सेदार नेता तो उसका लाभार्थी है जो सबसे बड़ा है। अब कमीशन पर आइए। कमीशन का पहला बड़ा लाभार्थी है मीडिया। जी हाँ, आप पहले से जानते हैं, रातों दिन आप कहते हैं, मैं कई बार देखता हूँ आप सबके जरिए कि आप लोग कहते हैं अगर टीवी देखना बंद कर दें तो ज़िंदगी में चैन भी आए, सुकून भी आए, सांप्रदायिकता और जहर और नफरत, जातिवाद, धर्मवाद नहीं फैलेगा। लेकिन आपको चूंकि सूचना भी लेनी है, जानकारी भी लेनी है, तो वही एक जरिया है। ऐसे में मीडिया सबसे बड़ा लाभार्थी है। कल उदयपुर की घटना के बाद जो बार बार सवाल उठ रहा है कि क्यों हुआ, उन दो युवाओं को जो आतंकी गतिविधि में शामिल थे, जो निहायत सांप्रदायिक दिमाग के थे, वो दोनों मुस्लिम युवा कट्टरपंथी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस कट्टरपंथ तक का रास्ता कैसे बढ़ा आगे, उसमें मीडिया की क्या भूमिका है, यह समझना आज के वक्त में बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बगैर मीडिया वह मीडिया सिर्फ टेलीविज़न और अखबार के रूप में नहीं है, वह बातचीत का भी माध्यम है, लेकिन बातचीत से बड़ा माध्यम डिजिटल मीडिया है। हर हाथ में, चाहे जेब में जितने पैसे हों, भले घर में रोटी का ढंग से इंतजाम न हो, लेकिन हाथों में मोबाइल इन दिनों सबके है। उसे जाहिर तौर पर सरकार ने ही पहुंचवाया है, चाहे जिन मालिकों के मुनाफे के लिए पहुंचवाया हो।
ऐसे में हर हाथ में मोबाइल है, वह भरपेट अन्न न खाए, बच्चे को समय पर दवा न दे पाए, स्कूल न भेज पाए, फीस देने का टेटुआ में पैसा न हो, लेकिन मोबाइल पर ज्ञान वह हर वक्त अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने जहर बाजों से लेता रहता है, क्योंकि वही उसका मनोरंजन है, वही उसका अच्छा बुरा है, उसी में वो तल्लीन और लगा हुआ है। तो सबसे बड़ा जो लाभार्थी कट है, कट मतलब कमीशन का पहला हिस्सा अगर किसी को आ रहा है सांप्रदायिकता का, तो वह है मीडिया। और मीडिया के सत्ता संरक्षित लोग हों या सत्ता विरोधी लोग हों, यह दोनों ही जो जमाते हैं मीडिया की, यह सांप्रदायिकता को बनाए रखती हैं, जिनको जनज्वार अपनी भाषा में गोदी मीडिया और विरोधी मीडिया कहता है। वो चाहे सत्ता संरक्षित मीडिया हो या विरोधी मीडिया हो, दोनों ही मीडिया का जो अप्रोच होता है, वह अप्रोच सांप्रदायिकता की जो चिनगारी है उसको बढ़ाने वाला होता है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि दोनों मीडिया का रोल कैसे पूरक का है, तो उसका एक उदाहरण है कि सांप्रदायिकता अगर कोई मरी हुई लाश है तो उसके ऊपर अगर लकड़ी साजने का काम गोदी मीडिया करती है, तो उसमें चिनगारी डालने का काम विरोधी मीडिया करती है। इन दोनों ही मीडिया का चूंकि टीआरपी, विज्ञापन, यह सब कुछ निर्भर करता है इस पर, इसलिए इन दिनों पिछले 8 वर्षों से खासकर जो बहस का सबसे बड़ा केंद्रीकरण है दोनों ही तरह की मीडिया में, वह सांप्रदायिकता है। रोजी रोटी का सवाल, रोजगार का सवाल, दवा का सवाल, पानी का सवाल, इस देश में घर का सवाल, बढ़ती हुई गर्मी का प्रश्न, बदलता हुआ मौसम, किसानों की बर्बादी, रोजगार का अभाव, यह सारे बड़ी बहसों में, लंबी बहसों में, रोज रोज की बहसों में ये मीडिया घराने नहीं शामिल करते हैं, क्योंकि उससे मुनाफा नहीं बनता। अब आइए, मुनाफा नहीं बनता के अलावा और कौन लाभार्थी हैं? यानी सांप्रदायिकता का जो कट है, उसका पहला कट यानी पहला कमीशन नेता के जरिए जो पहुंचता है, सत्ता के जरिए जो पहुंचता है, वह सांप्रदायिकता का पहला कट पहुंचता है, नफरत का पहला कमीशन पहुंचता है मीडिया के पास। दूसरा कमीशन पहुंचता है बुद्धिजीवियों के पास। जी हाँ, सत्ता संरक्षित बुद्धिजीवी हों या गैर सत्ता संरक्षित बुद्धिजीवी हों यानी विरोधी वाले, उन दोनों का ही जिनका सांप्रदायिकता पर केंद्रीकरण है, वह सांप्रदायिकता के अलावा किसी इशू पर न बहस करते हैं न बात करते हैं। वह जानबूझकर हिंदू और मुसलमान पर सारी डिबेट करते हैं। वह गड़े हुए मुर्दों को उठाते हैं और वो बताते हैं कि देश में गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। इस तरह के जो बुद्धिजीवी हैं, जो कि गड़ी हुई लाशें उभार कर ला रहे हैं, वह विरोधी वाले हैं। और रोधी वालों को आप देख ही रहे हैं कि देश में वह जहर कैसे फैला रहे हैं। ऐसे में अगर आप बीजेपी का इन्हें स्लीपर एजेंट कहें तो कोई बुराई नहीं होगी। यानी सांप्रदायिकता फैलाने की जो पार्टी है, या जो हिंदू पंथ है या कट्टरपंथ है या मुस्लिम पंथ है, उन दोनों ही पंथों को एक्सट्रीम पर ले जाने का काम ये बुद्धिजीवी करते हैं। ये इन बुद्धिजीवियों की पहचान आप कैसे करेंगे? उनकी पहचान एक ही है, ये सांप्रदायिकता के दूसरे लाभार्थी हैं जो ट्विटर पर पाए जाते हैं, जो फेसबुक पर पाए जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर पाए जाते हैं। इनका एकमात्र काम है और वह है दिन भर सांप्रदायिकता के पक्ष और विपक्ष में पोस्ट करना, खोज खोज के वो खबरें लाना, देश के विकास, देश की दूसरी ज़रूरतों पर कोई बात नहीं करना। अगर वो जो भी बात करेंगे, यहाँ तक कि किसी ज़रूरत पर भी बात करेंगे, तो उस बात को हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कर देंगे। यह दूसरे लाभार्थी हैं। इनके लाभ की पहचान कैसे आप करेंगे? एक तो इन्हें कट मिलता है, जैसे अगर ये पत्रकार हैं तो उनके सोशल मीडिया हैंडलर हो जाते हैं पार्टियों के, अगर ये बुद्धिजीवी हैं तो उनके पेड बुद्धिजीवी हो जाते हैं और बैठ के दिन भर गाना गाते हैं पार्टियों का। और इनकी पहचान ये है कि इनका आपके जरिए ट्विटर हैंडल आगे जाता है, फॉलोअर बढ़ते हैं, यूट्यूब बढ़ता है, फेसबुक बढ़ता है, इस तरह का इनका धंधा है। तो सांप्रदायिकता के दूसरे लाभार्थी जो पक्ष के भी हैं और विपक्ष के भी हैं, उनकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि रातों दिन उनका एकमात्र प्रयास है कि इस देश को सांप्रदायिक माहौल में जकड़े रहा जाए, जहां सत्ताधारी पार्टी सांप्रदायिकता के माहौल को ताजगी बनाए रखती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको वोट मिलता है। वहीं विपक्ष के जो ये बुद्धिजीवी हैं और जो लोग हैं, वो सिर्फ सांप्रदायिकता को इसलिए बनाए रखते हैं और बनाए रखने के हर जतन करते हैं, उस मुद्दे को खींच कर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे उनके फॉलोअरशिप, उनके रुपए, उनके पैसे, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जी हाँ, अगर आप
मुख्य लाभार्थी यानी नेता जो सांप्रदायिकता का पहला लाभार्थी है और जो कट देता है वह पहला कट देता है मीडिया को, जो परंपरागत मीडिया यानी अखबार और टीवी चैनल, और उसी के मुकाबले पलट के जो विपक्ष है वह जो कट देता है वह इन बुद्धिजीवियों को देता है। और दोनों का कुल देके इस वक्त मकसद यह है कि इस देश में सांप्रदायिकता की आंच में जलते रहें आप, उसके तनाव में, उसके डर में, उसके भय में आप पकते रहें और आप उससे आगे न सोचें। और आप इन कोशिशों में आप देखेंगे कि हम सब किस तरह से नाभिनाल बद्ध हो गए हैं। हमें यही मुद्दा बस समझ में आता है, इसके अलावा हमें कोई सवाल ही नजर नहीं आता। हमें लगता ही नहीं कि कोई प्रश्न है इस देश में। स्थितियां भले ये हो गई हों कि जो डॉलर 2004 में 40 रुपए रहा होगा वह जो है खसक के इस समय 80 रुपए के करीब पर, हमारे यहाँ $1 का महत्व 80 रुपए के बराबर हो गया। न उस पर बहस है न बात है। सर्वाधिक मंदी के दौर में हम ये मुद्दा नहीं बन पाता। तो अगर आप लाभार्थियों को पहचान पाएंगे दोस्तों, तो आप समझ पाएंगे कि असल में सांप्रदायिकता की जड़ों में कौन लोग हैं। ऐसे में मैं शंभू रैगर पर बोलूं या फिर ये दो जो पकड़े गए कल के आतंकी हैं उन पर बोलूं, उन बोलने से, उनके विस्तार से, उनके चाकू के, उनकी धार से, उनके जहर से, उस पर जितना भी विश्लेषण आप कर दें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पहले यह समझना होगा कि इस देश के सांप्रदायिकता की जो जड़ों में लोग हैं उन लाभार्थियों को जब तक आप नहीं काटेंगे, जब तक आप उनसे असहयोग नहीं करेंगे, जब तक आप उनको सुनने की स्थिति में नहीं पहुंचाएंगे, आप हर रोज पूछते पाए जाएंगे कि आखिर गुरु सांप्रदायिकता बढ़ क्यों रही है। और इस प्रश्न का अनंत कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको दूर करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ के बैठे हुए जो ये जहर खुरानी गिरोह के लोग हैं, पहले इनको किनारे करिए, इनको हाशिए पर डालिए, क्योंकि यह देश के दूसरे किसी मुद्दों पर बात नहीं करते। ये चाहे बीजेपी हो, चाहे बीजेपी के ये स्लीपर एजेंट हों जो कि विपक्ष में बैठे, एकमात्र मकसद है कि किसी ना किसी स्तर पर आप देश में सांप्रदायिकता का तेवर बनाए रखें, जिससे कि डर और भय का माहौल रहे और इनका ट्विटर, इनका फेसबुक, इनका यूट्यूब, इनका टीवी चैनल, इनका अखबार चलता रहे, मुनाफा झरता रहे। भले आपकी लाशें कभी शंभू रैगर गिराए और कभी ये दो आतंकी गिराएं जो कि उदयपुर में पाए गए, जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे। इसलिए दोस्तों तय करना आप पर है। भले आपको थोड़ा यह बोझिल लगेगा, लेकिन जरूरी यह है कि अगर आप दुश्मन की पहचान नहीं कर पाते हैं तो कोई उपाय नहीं है। आपको याद होगा कि एक किसान नेता हरियाणा में पैदा हुए, छोटू राम कहते हैं, चौधरी छोटू राम। उन्होंने कहा था कि एक तो बोलना सीख ले और दूसरा अपना दुश्मन पहचान। तो देश को एक तो बोलना सीखना होगा, सही कहना सीखना होगा, न्याय मांगना सीखना होगा, न्याय के लिए खड़ा होना सीखना होगा, और दूसरा ये सांप्रदायिकता के जो जहर खुरानी गिरोह के बैठे हुए टीवी चैनलों में से लेकर और यूट्यूब में लोग हैं और ट्विटर से लेकर फेसबुक में बैठे हुए लोग हैं और अखबारों के संपादकीय से लेकर संसद तक में बैठे हुए लोग हैं, उनकी पहचान आपको करनी होगी। तभी जाकर आप कोई उपाय निकाल पाएंगे, सही रास्ते पर देश चला पाएंगे। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। जन ज्वार जनता की